हेलो माय डियर सीए स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो हमारे चैनल पे जो सीरीज चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो एंड टेस्टिव अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस। तो आ जाइए पेज नंबर 10.43 ऑफ योर मॉड्यूल। हम सबसे पहले चेक करते हैं कि एमसीक्यू वेदर कैन बी डायरेक्टली सॉल्व विदाउट रीडिंग द केस स्टडी और नॉट। तो सबसे पहले देखते हैं पहला एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। द नेम ऑफ एड्रेसी इज मिसिंग फ्रॉम द टेक्स्ट ऑफ ड्राफ्ट रिव्यू रिपोर्ट, आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो इसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा कि किस चीज का ड्राफ्ट है ऊपर। देखते हैं, रीड करते हैं। तो इसमें क्या है, बिलो इज गिवन एन इनकम्प्लीट ड्राफ्ट टेक्स्ट ऑफ द रिव्यू रिपोर्ट ऑन द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट ऑफ फास्ट लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। जो लिस्टेड कंपनी है उसकी रिपोर्ट है, देखते हैं क्या लिखा है। तो इसमें इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिव्यू रिपोर्ट है ऑन इंटरिम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स। सबसे पहले तो जैसे ही आप ये लाइन पढ़ेंगे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा क्या कि रिव्यू वाले स्टैंडर्ड्स लगेंगे, यानी यहाँ पे आपके पिक्चर में आ जाते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट SRE। अब कौन से वाला आएगा वो देख लो। तो आपका इंटरिम फाइनेंशियल रिजल्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पे आपका 2410 SRE आ जाएगा इस पिक्चर में। ठीक है, अब देखो उसमें क्या कर रहा है, ये रिपोर्ट किसको एड्रेस की जाएगी। तो आपके लिस्टेड कंपनी के क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, सीधा कहूँ तो इंटरिम स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिव्यू परफॉर्म किया है, तो वो रिपोर्ट किसके काम की होगी, वो रिपोर्ट आपके कंपनी के डायरेक्टर्स के काम की होगी। तो यहाँ पे आपका एड्रेसी भी वही होना चाहिए जिसके काम की रिपोर्ट है। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू। अब अंडर पैरा 2 ऑफ द केस स्टडी चूज द अप्रोप्रिएट सेंटेंस बिगिनिंग विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस केस में। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, नेवर। यहाँ पे हम ओपिनियन नहीं देते रिव्यू के अंदर, केवल कंक्लूजन देते हैं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट गलत है। दूसरा, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन, ये सही लग रहा है। देखते हैं थर्ड वाला, प्रोवाइड अ रीजनेबल एश्योरेंस, बिल्कुल नहीं, ये सब ऑडिट में होता है, रिव्यू में नहीं होता है। नेक्स्ट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस अ कंप्लायंस स्टेटमेंट, तो ऐसा हमने कुछ नहीं पढ़ा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। तो अब देखिए एमसीक्यू नंबर थर्ड। गिवन द डिस्क्रिप्शन ऑफ केस स्टडी, which of the following engagement standard is most appropriate to be stated in para 3। तो देखो ये तो हमने सबसे पहले देख लिया, हमने तो क्वेश्चन पढ़ते यही आइडेंटिफाई किया था कि ये कौन से स्टैंडर्ड से रिलेटेड है। सो दिस इज रिलेटेड टू SRE 2410, दैट इज रिव्यू ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड बाय एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर ऑफ द एंटिटी। Fourth one is, which of the following statement is the most appropriate to be inserted in the sentence beginning with a review is substantially। इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है आपको, देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। तो देखो आपको क्या दिया है, रिव्यू इज सब्सटैंशियली ब्रॉडर इन स्कोप ऑफ ऑडिट। तो सीरियसली बिल्कुल गलत है बात, रिव्यू ऑडिट से स्कोप में बड़ा हो ही नहीं सकता है। रिव्यू में तो हम केवल फैक्ट्स को कंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन ए गलत। दूसरा, रिव्यू इज सब्सटैंशियली ब्रॉडर, ऑप्शन बी भी सीधा कैंसिल हो जाता है। देन ऑप्शन सी, रिव्यू इज सब्सटैंशियली नैरोअर, ये बात तो ठीक है, लेकिन वर्ड जो यूज होगा वो नैरोअर नहीं, लेस होगा, रिव्यू इज सब्सटेंशियली लेस। ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आप आए फिफ्थ नंबर एमसीक्यू पे। सो एमसीक्यू नंबर फिफ्थ इज कंप्लीट द पैराग्राफ 4 ऑफ केस स्टडी फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। तो पैराग्राफ 4 क्या है पहले देखना पड़ेगा। पैराग्राफ नंबर 4 आपका है, बेस्ड ऑन अवर रिव्यू कंडक्टेड एज स्टेटेड इन पैराग्राफ 3 अबव। आप अपना कंक्लूजन दे रहे हैं या एक टाइप से रिपोर्ट के अंदर कंक्लूजन लिखते हैं। तो देखिए क्या लिखा जाएगा। तो पहला है आपका, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन दैट कॉज अस बिलीव दैट द अकम्पनिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द, यानी इसको आप ब्रेक करके पढ़ेंगे, बिलीव तक एक सेंटेंस की तरह रीड करेंगे। और उसने बोला हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि हम ऐसा माने कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि प्रिपेयर किए गए हैं अकॉर्डिंग विद द रिकॉग्निशन मेजरमेंट प्रिंसिपल्स एंड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब यहाँ तक दूसरा पैराग्राफ, और फिर आपका कह रहा है कि वो स्टेटमेंट्स हम ये नहीं मान रहे कि वो किसी भी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर रहे, ये चीज। तो ये लाइन सही है बिल्कुल, अनमॉडिफाइड ओपिनियन के केस में आपको यही लिखना चाहिए। तो दूसरी में क्या है,
दूसरा ऑप्शन, नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ नहीं आया कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो इन सब के अकॉर्डिंग बने हैं हैज डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज। अगर आपके ध्यान में ऐसा नहीं आया कि वो सही इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रहे हैं तो ये तो एक तरीके से उल्टा ओपिनियन हो गया। सारा वर्ड्स का गेम है यहाँ पे, थोड़ा सा ढंग से पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि जब यहाँ पे नथिंग से स्टार्ट हो रहा है तो दूसरे केस में आपको नेगेटिव देना पड़ेगा पॉजिटिव सेंस में कन्वर्ट करने के लिए। इंग्लिश का रूल लग रहा है यहाँ पे एक, तो ये ऑप्शन आपका गलत इंडिकेशन दे रहा है, ये आपका मॉडिफाइड ओपिनियन की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। बी ऑप्शन इज परफेक्टली इनकरेक्ट। देन सी ऑप्शन इज accompanying statement prepared in accordance with the recognition measurement principles, ये सब अच्छी अच्छी बातें बोल रहा है और it does not contain any material misstatement, पर ये क्या है, आपका रिव्यू का कंक्लूजन ऐसा नहीं होता जिसे देख के आपको ऐसा लगे कि आप एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, बट यहाँ देख के ऐसा लग रहा है आपने बोल दिया कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है, डज नॉट कंटेन एनी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो ये ऑप्शन परफेक्टली अप्रोप्रिएट नहीं है, इसीलिए आप इसे कंसीडर नहीं करेंगे। And last one is accompanying statement prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the aforesaid सबके according बनाया है, including the matter which is to be disclosed, does not contain any material misstatement, और यहाँ पे तो आप true and fair view तक भी पहुंच गए, डायरेक्ट आप यहाँ पे assurance दे रहे हैं जबकि रिव्यू में आपको assurance नहीं देना होता, तो ये भी गलत है। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल इंटीग्रेटेड केस सिनेरियो था यहाँ पे और ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आ जाइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। सो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है दैट रोमा लिमिटेड हैज एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट with Doma Limited. There is a condition in the contract that required to get its financial statement reviewed for a year on a quarterly basis in accordance with the financial reporting provisions of the contract. तो क्या ऐसा हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फ्रॉम अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से रिव्यू करवाया जाए? तो बिल्कुल हो सकता है। ये किस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, देखिए ये कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो आपने चैप्टर नंबर 8 में देखा होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जब हम स्पेशली बनाते हैं तो वो उनको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क से बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनका रिव्यू भी आप किसी भी प्रोफेशनल को अपॉइंट करके करवा सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस से आप करवा सकते हैं जैसा इसमें लिखा है। चलिए देखते हैं आंसर में प्रॉपरली क्या मेंशन है। The above financial statements are prepared as per special purpose framework, बिल्कुल यही डिस्कस किया हमने। Then financial statement that are prepared as per these type of framework can also be reviewed by professional accountant in practice and review report may be issued in accordance with SRE 2400। बिल्कुल कॉमन सिंपल सा आंसर था, तो ये हो गया है। अब आप आ जाइए टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है दैट यू आर कंडक्टिंग अ रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। ओके, देन इट इज गैदर्ड अपॉन इंक्वायरी दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आपको इंक्वायरी करके लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मटीरियल मिस स्टेटमेंट की गुंजाइश है। डिस्कस हाउ वुड यू प्रोसीड फर्दर इन द मैटर अंडर SRE 2400। तो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है, आपके उसमें पॉइंट्स दिए भी गए हैं कि अगर आपको रिव्यू के दौरान ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिस स्टेटमेंट है तो आप किस तरीके के प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं या कैसे उस मैटर से डील करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है, देखो, इट इज इफ द प्रैक्टिशनर बिकम अवेयर ऑफ मैटर, अगर प्रैक्टिशनर को ऐसा कोई मैटर मिल जाता है जिसकी वजह से उसे ऐसा लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी मटीरियली मिसस्टेटेड, तो उसको क्या करना चाहिए, एडिशनल प्रोसीजर्स करने चाहिए परफॉर्म। तो उससे उसको क्या मिलेगा, कंक्लूजन, कंक्लूड करे कि मैटर इज नॉट लाइकली टू पोज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड, और डिटरमाइन क्या ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है। यानी कुल मिला के आपको प्रैक्टिशनर क्या करना पड़ेगा, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करके पता लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा है या नहीं है सच में। फिर क्या होगा, एडिशनल प्रोसीजर्स से आप क्या निकालेंगे, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस, जिससे आप ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे दैट कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियली मिसस्टेटेड है या नहीं है। अब वो एडिशनल प्रोसीजर्स किस तरह के हो सकते हैं आपको ये भी मेंशन कर देना चाहिए। तो एडिशनल इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, अब इसमें एग्जांपल भी दे दिया, जैसे अब और डिटेल के अंदर कीजिए,
पहले आपने चीजों को नॉर्मली देखा तो आपको लगा मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, अब उसको प्रूव करने के लिए और डिटेल में अपने प्रोसीजर्स परफॉर्म कीजिए, फोकस कीजिए अफेक्टेड आइटम्स पे, और अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स भी आप परफॉर्म कर सकते हैं जैसे सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स और एक्सटर्नल कंफर्मेशंस। ये आपने प्रोसीजर्स अपने पढ़े होंगे ऐसे 500 सीरीज के अंदर कि आप एविडेंस ऑब्टेन करते वक्त कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। सभी चैप्टर्स बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। यहाँ पे आपने कोट कर दिए वही सारे कि सब्सटैंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, उनका नाम कोट कर देंगे आंसर में। अब चलिए आ जाए आप टेस्ट अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3 पे। ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ कंपनी ऑफ विच यू आर ऑडिटर, आप ऑडिटर है, क्वार्टरली रिजल्ट्स का रिव्यू कर रहे हैं, इट इज गैदर्ड ऑन इंक्वायरी मेड दैट देयर हैज बीन अ मेजर फायर इन द फैब्रिक प्रोसेसिंग प्लांट ऑफ द कंपनी। मेजर फायर दिया है यानी कंपनी की किसी फैब्रिक प्रोसेसिंग प्लांट में कोई आग लग गई ड्यूरिंग द क्वार्टर, जिसकी वजह से मैसिव डिस्ट्रप्शन हो गया कंपनी की ऑपरेशंस का। वर्स स्टिल मशीनरी एंड इन्वेंटरीज वर अनइंश्योर्ड। सबसे बुरी बात ये थी कि इनका इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ था, तो ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ कंसर्न स्टाफ लीडिंग टू सब्सटेंशियल लॉसेस, तो कंपनी को इतने लॉसेस हो गए। अब बताइए कि आप किस तरीके से इस मैटर को डील करेंगे। तो देखो किसी पर्टिकुलर क्वार्टर से रिलेटेड ये बात की गई है और उसी क्वार्टर में आपकी फायर आई और उसके बाद में आपका लॉस हुआ, सब्सटैंशियल लॉस हुआ, और आपके पास में इंश्योरेंस भी नहीं है। तो यहाँ से इतनी बातें पढ़ने के बाद मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कंपनी का गोइंग कंसर्न इफेक्ट हो सकता है। और हमें पता है कि जब भी गोइंग कंसर्न से रिलेटेड ऐसा लगता है कि अफेक्ट हो रहा है तो एक रिव्यूअर उसे एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में डालता ही डालता है अपनी रिव्यू रिपोर्ट में। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड आंसर ऑफ टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 3। Uninsured assets in a disaster are examples of events or condition that may cast significant doubt about the going concern assumption। वही बात लिखी है, going concern assumption पे डाउट आ जाता है क्योंकि मैसिव डिस्ट्रप्शन हो गया ऑपरेशंस में और कंपनी की एसेट्स अनइंश्योर्ड थी। तो अकॉर्डिंग विद द SRE 2410, अगर उसे अपनी इंक्वायरी या रिव्यू प्रोसीजर्स के बाद ऐसा लगता है कि मटीरियल अनसर्टेनिटी है, तो ऑडिटर को अगर उसकी गोइंग कंसर्न पे डाउट लग रहा है तो एडिकेट डिस्क्लोजर देगा इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर अपनी रिव्यू रिपोर्ट में और मॉडिफाई कर सकता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में ऐड करके। ठीक है, ये गोइंग कंसर्न वाला तो आपको ध्यान में रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये आपके ऐसे 700 सीरीज में भी आता है कि अगर गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आपको डाउट रहता है तो आप एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में उसको डाल सकते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे रिव्यू से रिलेटेड है। तो अब आ जाइए 4th नंबर क्वेश्चन पे। CA सीरत इज कंडक्टिंग रिव्यू ऑफ क्वार्टरली फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। रिव्यू कर रही है, यहाँ से हमें ये तो आइडिया हो ही जाएगा ये कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। देन वहां की वो ऑडिटर भी है और रिव्यूअर भी है। शी बिलीव्स दैट इट इज नेसेसरी टू मेक अ मटेरियल एडजस्टमेंट टू क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर इट टू बी प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल एस्पेक्ट्स। यानी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हर तरीके से एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुसार बनाने के लिए उसमें मटेरियल एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, ऐसा बोला उसने। क्या किया ये मैटर CFO को बोला भी, कमेटी को बोला, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया टाइमली। तो अब उसके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा लगता है दैट जिस इंटरिम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का आप रिव्यू कर रहे हैं, SRE 2410 में लिखा है वो चीजें रिव्यू कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग नहीं है, उन्हें अकॉर्डिंग बनाने के लिए आपने मैनेजमेंट से बात की पर वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो आप कैसा उसको ट्रीट करेंगे, आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, चलो देखते हैं। तो सिंपल सी चीज लिखी है SRE 2410 में दैट इन सच ए केस क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, या तो आप रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो, दूसरा अगर पॉसिबिलिटी है आप विड्रॉ कर सकते हैं तो वो कर लीजिए, या फिर पॉसिबिलिटी ऑफ रिजाइनिंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू ऑडिट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने क्वेश्चन पढ़ते ही देखा था कि वही रिव्यूअर है इंटरिम की, वही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिटर है, तो तीनों में से जो भी ऑप्शन है वो चूज कर सकती है। ये तीनों ऑप्शन इसके पास अवेलेबल है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इट वॉज। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 10 की क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज यहाँ ही फिनिश हो चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर्स यूं ही कवर होते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।